हाँ, गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स। चलो, न्यूक्लियस का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको अपन कंप्लीट करते हैं। तो न्यूक्लियस में अपन बता रहे थे बच्चों की कंट्रोलर ऑफ सेल था, डायरेक्टर ऑफ सेल था, और कल तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करे थे अपन ने। हाँ, तो न्यूक्लियस में पूरी स्ट्रक्चर को बच्चों स्टडी करने के लिए उसके 4 पार्ट आपको बताए थे अपन ने। आउटर मोस्ट तो क्या था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा अपन ने डिस्कस किया था न्यूक्लियोप्लाज्म, अंदर जो भरा हुआ मटेरियल था वो न्यूक्लियोप्लाज्म। तीसरा क्रोमेटिन फाइबर, और चौथा बताया था न्यूक्लियोलस। तो जो थर्ड और फोर्थ है वो आज अपन कंप्लीट करते हैं। तो अगला बच्चों इसमें लिख लो थर्ड नंबर पे क्रोमेटिन फाइबर। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर में अगला पॉइंट लिख लियो क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन तंतु। क्या केमिस्ट्री क्लास क्या करे हो? क्लास ही नहीं आ रही? सर तो आ रहे हैं। आज अपन जल्दी छोड़ देंगे, अपना बस्ती होती सर को जल्दी बुला लेंगे। 12:30 कौन सी रोटी खाओ हैं? अपना थोड़ा सा ही है ये, बाद में सर की लगा देंगे। 1-1:30 बजे तक तो चलते ही हो ना क्लास? 1-1:30 बजे तक तो होती है। बीच में खाया करो। एक को बेच के रोटी बंधवा के, लाल कपड़े में बंधवा के मंगा लिया करो, बैठ के पीछे खाई लेंगे अपन हैं। तुम जाओगे तभी बनाएगा, पहले कैसे बनाएगा? अच्छा, आज ले, आज दबड़ दके लेते हैं उसको हैं। क्या कह रहा है? नहीं बनाऊंगा। कौन सा है ये वाला कि वार्डन की? वो छोरा आज ले छोरे को। चलो, ये क्रोमेटिन में सही में नहीं बना रहा है कि तू शिकायत कर रहा है उसकी? ऑल्सो कॉल्ड बेटा जी न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर। अगला लिख लो क्रोमेटिन या न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर। तो बेटा जी थर्ड जो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर का पॉइंट था क्रोमेटिन। अब अपन ने जब डायग्राम में बता रहे थे तो कह रहे थे कि भी न्यूक्लियोप्लाज्म में से कई फाइबर होते हैं। जैसे न्यूक्लियोप्लाज्म बच्चों अपन ने बताया था, ये न्यूक्लियस मान लियो डबल लेयर है, अपने को पता है। इसमें ये वाला जो बच्चों फाइबर थे इनको अपन ने क्या नाम दिया था? क्रोमेटिन फाइबर। और ये मिलकर बनाते हैं क्रोमेटिन का नेट। अब क्रोमेटिन फाइबर को बच्चों बोला जाता है न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर। इस नाम का मीन देखना, 2 पार्ट है बच्चों। न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, न्यूक्लियस में दोनों होंगे। और साथ में कौन आ गई? प्रोटीन। तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर बना है, सो इट्स कॉल्ड न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर। तो पहले 1-2 लाइन लिख लो। क्रोमेटिन फाइबर जो टर्म है, टर्म गिवन बाई फ्लेमिंग साइंटिस्ट। जो क्रोमेटिन फाइबर वर्ड है वो देने वाला कौन? वो थे फ्लेमिंग। इन्होंने क्रोमेटिन फाइबर को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि न्यूक्लियोप्लाज्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, धागे जैसी संरचना होती है, दैट्स कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर। अब बच्चों फ्लेमिंग ने क्या किया? फ्लेमिंग ने स्टेन क्रोमेटिन फाइबर विद बेसिक डाई। आपको बताया था कल क्वेश्चन में बेटा जी, उस डाई का नाम माइटोकॉन्ड्रिया के लिए आपको याद रखना था जेनस ग्रीन, और क्रोमेटिन फाइबर के लिए एक वर्ड आता है एसीटोकार्मिन। अंडरलाइन करियो, इस डाई का नेम है एसीटोकार्मिन। तो फ्लेमिंग ने, हिंदी में लिख लो, फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन तंतुओं को एसीटोकार्मिन अभिरंजन से अभिरंजित किया है। बेसिक डाई थी, क्षारीय थी बच्चों। तो फ्लेमिंग स्टेन्ड क्रोमेटिन फाइबर विद बेसिक डाई एसीटोकार्मिन। इन्होंने एसीटोकार्मिन की सहायता से इनको स्टेन किया। अब देखो डाई कैसी है? डाई का मतलब जो कलर देगा, ये मेहंदी वगैरह बेटा जी सब डाई होती है। बेसिक, तो ये जो क्रोमेटिन फाइबर ये एसिडिक होते हैं,
फाइबर एसिडिक है, इसलिए इसको स्टेन कौन करेगा? अरे फाइबर में कौन है? न्यूक्लिक एसिड, तो एसिडिक है, और इसे डाई कौन सी काम आएगी? बेसिक। तो एसिड के साथ हमने क्या जोड़ दिया? बेसिक, अटैच हो गया, कलर मिल गया, और कलर देने का काम किसका? एसिटोकार्बीन का। नेक्स्ट, अब न्यूक्लियोप्रोटीन इसलिए बोला, न्यूक्लियोप्रोटीन क्यों कहा बच्चों? क्योंकि इसमें दोनों प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड भी है और प्रोटीन भी है, बिकॉज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड विद प्रोटीन। तो क्रोमेटिन फाइबर को न्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है क्योंकि इसमें दोनों प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लिक एसिड भी और प्रोटीन भी। न्यूक्लिक एसिड में कौन? डीएनए और आरएनए, और अमाउंट ज्यादा किसकी? डीएनए की बच्चों। न्यूक्लियस में तो डीएनए होता है, और डीएनए ही क्या बनाता है? आरएनए। प्रोसेस को क्या कहोगे? ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन, और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन, वो आ गया। प्रोटीन भी बच्चों दो टाइप की आपको बता दी थी, डीएनए जिससे जुड़ा रहेगा हिस्टोन, और दूसरी कौन सी आई थी? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ये लो, इसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों होते हैं, तो बेटा जी हमने इसको बोला न्यूक्लियोप्रोटीन। अब न्यूक्लिक एसिड में ध्यान रख लेना डीएनए ज्यादा है, और प्रोटीन में बेटा जी हिस्टोन ज्यादा है, हिस्टोन की अमाउंट नॉन हिस्टोन से ज्यादा। तो डीएनए और हिस्टोन ज्यादा होंगे, तो बता भी रहा था ना मैं, एक आपकी एक सेल के पास बेटा जी 2 मीटर लंबा डीएनए, इतने बड़े डीएनए को पकड़ने का काम हिस्टोन प्रोटीन करेगी, लपटने का काम हिस्टोन प्रोटीन। नेक्स्ट, अब क्रोमेटिन फाइबर में ही डीएनए आ गया बच्चों। इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं अपन, कि जो क्रोमेटिन फाइबर है इसको जब स्टेन किया जाता है तो ये दो टाइप के दिखते हैं बच्चों, 2 टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर को स्टेन किया इससे एसिटोकार्बीन से, और जब स्टेन किया तो अपनी न्यूक्लियस में 2 टाइप के क्रोमेटिन फाइबर दिखे। जब हमने इसको रंग दिया तो हमें 2 टाइप के बच्चों क्रोमेटिन फाइबर दिखाई दिए। फर्स्ट कॉल्ड यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, और सेकंड बेटा जी नाम दिया हेटेरोक्रोमेटिन। एक को नाम दिया यूक्रोमेटिन और दूसरे को लाए हेटेरोक्रोमेटिन। टाइप्स मान सकते हो, टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन फाइबर मान लो। तो अपने न्यूक्लियस में 2 टाइप के फाइबर होते हैं, और ये फाइबर बच्चों किस बेस पर है? कलर के बेस पर। जब आपने उनको कलर दिया तो एसिटोकार्बीन से यू और हेटेरो, इसको ऐसे समझ लो, कलर करते हैं तो कई बार बेटा जी डार्क कलर आ जाता है। मान लो दोनों हाथों में अलग अलग टाइप की मेहंदी लगा ली, एक में मेहंदी ज्यादा अच्छी है, रसनो समझ लो ज्यादा डार्क हुई है, एक में कम हुई है। तो कलर के बेस पे कुछ ऐसे क्रोमेटिन है जिनमें कलर ज्यादा आएगा, कुछ क्रोमेटिन में कलर हल्का होगा, कुछ डार्क होंगे कुछ लाइट होंगे। उस बेस पर 2 टाइप के क्रोमेटिन फाइबर आ गए। पहले मैं थोड़ा सा इसको ऐसे समझा दूं, नाम लिख लिए, यू क्रोमेटिन और दूसरे बेटा जी हेटेरोक्रोमेटिन। डिफरेंस देखो क्या है, इसको ऐसे समझ लें कि क्रोमेटिन जैसे फाइबर है, ये क्रोमेटिन फाइबर है बच्चों, एक क्रोमेटिन फाइबर, इसी में डीएनए आरएनए हिस्टोन सब इसी फाइबर के अंदर है, इसी के कंपोनेंट है। अब जब थोड़ा सा इसको डिटेल में अपन देखते हैं बच्चों, तो क्रोमेटिन फाइबर अपने को ऐसे दिखते हैं, ये फाइबर ऐसे। इसमें देखियो 2 अलग अलग टाइप के मैं फाइबर बता रहा हूं। जब अपन बोर्ड पे इनको देखेंगे तो देखना, पहले फाइबर ये देखो, ये जो फाइबर है बच्चों ये लूज अरेंज है, लूज का मतलब दूर दूर है, ढीले ढाले। यहां फाइबर थोड़े से कंडेंस टाइट हो गए। तो क्रोमेटिन फाइबर की कुछ डिफरेंसेज है। क्रोमेटिन में कुछ फाइबर ढीला होता है और कुछ जगह, अरे रस्सी है, एक जगह तो काफी गूंथी हुई एकदम टाइट, एक जगह थोड़ी सी खुली हुई है। तो कुछ फाइबर रिलैक्स फॉर्म में है और कुछ टाइट फॉर्म में। अब हमने इस पर इसी फाइबर में बच्चों, जैसे मान लो यहां ये डीएनए है, इसी जगह डीएनए के साथ कौन सी प्रोटीन जुड़ी हुई है? हिस्टोन। इसमें भी डीएनए और हिस्टोन है, लेकिन यहां पास पास है तो डीएनए और हिस्टोन ज्यादा है, इसमें डीएनए और हिस्टोन कम है। अरे भाई ये रस्सी ऐसी मान लो, एक जगह इसी मैंने थ्रेड को ऐसे कर दिया, तो यहां वो कैसे हो गया? कंडेंस हो गया।
इस जगह बच्चों डीएनए और स्टोन की अमाउंट यहां कम है और एक साथ खूब फोल्ड हो गए ना, तो ये फोल्ड मान लो, तो यहाँ डीएनए और स्टोन ज्यादा है, यहाँ डीएनए और स्टोन कम है। अब इस पर हमने एसिटोकार्मिन डाला, ये क्रोमेटिन का फाइबर है, इस पर क्या डाला, एसिटोकार्मिन। एसिटोकार्मिन कैसा है, बेसिक। डीएनए कैसा है, अरे नाम ही न्यूक्लिक एसिड है, एसिडिक होगा। तो वो जो आप कलर आपने इस पूरे फाइबर पे डाला, तो ज्यादा कलर कहां आएगा बच्चों, नीचे कि ऊपर, क्योंकि यहां डीएनए ज्यादा है, तो जितना डीएनए होगा उसी को एसिटोकार्मिन क्या देगा, कलर देगा। तो ये वाला जो एरिया है वो कंपैरेटिवली डार्क दिखेगा क्योंकि इसमें स्टेन ज्यादा होगा। यहां डीएनए की अमाउंट कम है तो ये कंपैरेटिवली आपको लाइट दिखेगा। तो स्टेनिंग के बेस पर दो टाइप के क्रोमेटिन आ गए, यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरो का मतलब जो आपस में टाइटली पैक्ड होगा, इसलिए डीएनए और हिस्टोन यहां ज्यादा होंगे, और जो एसिटोकार्मिन है वो किसको स्टेन करेगा, डीएनए को। तो डीएनए ज्यादा है तो स्टेन भी ज्यादा। ज्यादा स्टेन का मतलब कलर डार्क, जबकि ये कैसा दिखेगा, लाइट। तो इस कलर के बेस पे बेटा जी, स्टेनिंग के बेस पर दो टाइप के फाइबर आ गए, पहला लिख लो यूक्रोमेटिन और दूसरा हेटेरोक्रोमेटिन। तो डिफरेंस अपन पहले बता दें, यूक्रोमेटिन तो लूजली पैक्ड होता है, लूजली पैक्ड और अरेंज। लूज का मतलब ढीला डाला, दूर दूर है, आराम से है। ये कैसा है, टाइटली पैक्ड, टाइटली पैक्ड और अरेंज। घनिष्ठता से जुड़ा रहता है, बिल्कुल पास पास है, टाइटली पैक्ड है। और ये लूजली पैक्ड होगा, ढीला डाला, दूर दूर। तो लूजली है बच्चों, तो डीएनए की अमाउंट, डीएनए कम की ज्यादा, कम होगा। डीएनए कम है तो डीएनए से जुड़ी हुई कौन, स्टोन प्रोटीन भी कम होगी, क्योंकि डीएनए तो जुड़ता है स्टोन से। यहां डीएनए और स्टोन बेटा जी दोनों की अमाउंट ज्यादा होगी, मोर होगी। एक जो लूजली पैक्ड होगा और दूसरा टाइटली पैक्ड होगा, घनिष्ठता से जुड़ा रहता है। तो स्टेन की बात आए, ये कैसा स्टेन होगा, गहरा की हल्का, लाइट स्टेन होगा। मेन स्टेन का ही डिफरेंस है। इसका स्टेन डार्क होगा, गहरा अभिरंजित, और एक लिख लो हल्का अभिरंजित। मेन डिफरेंस बेटा जी इनमें यही होगा, एक लाइट स्टेन होगा, हिंदी में लिख लेना हल्का अभिरंजित, और दूसरा डार्क स्टेन, गहरा अभिरंजित। लूज और डार्क स्टेन। बात समझ में आ रही है? फिर से मैं उस डायग्राम पे आता हूं। अपन बात कर रहे हैं किसकी, क्रोमेटिन की। दिखता तो ऐसे एक फाइबर ही है। इसको जब डिटेल में बेटा जी अपन ने एक्सप्लेन किया तो अपने को दो टाइप के क्रोमेटिन एक में ऐसे अलग अलग दिखे। कुछ जगह क्रोमेटिन ढीला डाला है, लूज है, कुछ जगह वो क्रोमेटिन टाइट है, बिल्कुल घनिष्ठ पास पास बैठे हैं। अब बच्चों क्रोमेटिन में है ही कौन, डीएनए और हिस्टोन ही तो है। तो जहां लूज है मतलब उसमें डीएनए और हिस्टोन कम है, जो बिल्कुल टाइट है उसमें डीएनए और हिस्टोन ज्यादा है। तो जब मैं इसके ऊपर एसिटोकार्मिन डालूंगा तो एसिटोकार्मिन का नेचर है बेसिक, वो क्षारीय है, तो बेटा जी उसको उससे स्टेन कौन होंगे, एसिड। एसिड से जाके चिपकेगी। एसिड कौन है, न्यूक्लिक एसिड। तो यहां डीएनए कम है तो इसमें स्टेन भी कम होगा, यहां डीएनए ज्यादा तो स्टेन, ये ज्यादा स्टेन होने का मतलब डार्क दिखेगा, यहां स्टेन कम है तो लाइट दिखेगा। तो जो हल्का दिखता है यूक्रोमेटिन, जो गहरा दिखे हेटेरोक्रोमेटिन, एंड बोथ आर पार्ट ऑफ क्रोमेटिन। तो इस वाले को स्ट्रक्चर के बेस पे आप बोल सकते हो कि जो टाइटली पैक्ड है वो तो बेटा जी कौन हुआ, हेटेरोक्रोमेटिन, और जो लूजली पैक्ड है उसे हमने नाम दे दिया यूक्रोमेटिन। अब एक और चीज सुनो, डिफरेंस ही। अब मान लो अपन ने कोई दूसरा प्रोटीन इससे अटैच करना है, डीएनए से क्या बनाना है, क्या बनाना है, आरएनए। यहां डीएनए है क्या, है डीएनए तो ये ना, डीएनए के साथ कौन जुड़ा हुआ है, हिस्टोन। तो बच्चों डीएनए से क्या बनाना है, आरएनए। सुनते रहो, डीएनए से आरएनए बनाना है, क्या चाहिए, प्रोसेस को क्या बोलते हो, ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा एंजाइम चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज, कल ही लिखाया था। और डीएनए से डीएनए बने तो डीएनए पॉलीमरेज। अब आओ बोर्ड पे, ये बेटा जी यहाँ एक एंजाइम है, मान लिया इसको मैंने नाम दे दिया आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये है।
इस पॉलीमरेज एंजाइम को हमें जोड़ना है डीएनए से। डीएनए से जुड़ेगा तब वो डीएनए से क्या बना देगा, आरएनए। तो बच्चों ये पॉलीमरेज प्रोटीन है, क्या होता है एंजाइम, क्या होता है, तो पॉलीमरेज को बोल सकता हूं मैं प्रोटीन है, बिल्कुल। तो आपने अभी कहा कि क्रोमेटिन में दो टाइप की प्रोटीन है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। हिस्टोन तो वो जो किसको पकड़ के रखे, डीएनए को, ये हिस्टोन तो डीएनए के साथ है। इसके अलावा जो भी प्रोटीन है वो क्या हो सकती है, नॉन हिस्टोन, बाकी सारी प्रोटीन। तो पॉलीमरेज एंजाइम है, एंजाइम किसके बने, प्रोटीन, ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन है अलग से। अब बच्चों इस पॉलीमरेज को मैं यहां इजीली जोड़ सकता हूं कि जहां भाई एक सीट पे 4 बैठे हैं, 4 की बेंच है, उस 4 पे पहले मैंने 7 बैठा दिए, फंस के बिल्कुल टाइट पैक हो गए, 7 बैठ गए, जगह 4 की है बैठे 7 है, एक पर जगह 5 की है बैठे 2 ही है। इजीली कोई बाहर से आएगा वो किसके पास ज्यादा बैठेगा, जहां जगह आराम से जाके वहां बैठ गया, अपना काम स्टार्ट कर देगा। तो यहां पहले से छेड़छाड़ है, लूज है, सब दूरदार है, यहां तो पहले ही मामला कंडेंस टाइट है, भीड़ भाड़ ज्यादा है। तो जब आरएनए पॉलीमरेज आएगा इसको ये भी दिखेगा और ये भी दिखेगा, क्रोमेटिन में दोनों दिखेंगे, लेकिन पॉलीमरेज को दिखेगा यहां तो काफी रश है, कौन मेरा ध्यान देगा। तो ये बेचारा पॉलीमरेज जाके कहां जुड़ेगा, जहां भीड़ भाड़ कम होगी। तो यू क्रोमेटिन वो पोर्शन है जहां कौन जुड़ेगा, पॉलीमरेज जुड़ेगा, और पॉलीमरेज जुड़ेगा तो क्या बना देगा, तो क्रोमेटिन का वो पार्ट जो आरएनए बनाता है वो मेन कौन होगा, यू क्रोमेटिन, क्योंकि इसी से आगे कौन जुड़ सकता है, पॉलीमरेज, और पॉलीमरेज जुड़ते डीएनए से क्या बनने लग गया, आरएनए। तो बच्चों डीएनए से आरएनए बनने को क्या कहा था, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए मोर इंपोर्टेंट यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन के पास जगह ही नहीं है, तो यहां आरएनए पॉलीमरेज प्रॉपरली बाउंड नहीं होगा, और बिना पॉलीमरेज के जुड़े डीएनए से आरएनए नहीं बन सकता। हर प्रोसेस के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, एंजाइम, और वो एंजाइम कौन सा है, आरएनए पॉलीमरेज। तो आसानी से किसको पकड़ लेगा, यूक्रोमेटिन को। तो हम एक इंपॉर्टेंट लाइन ये लिखेंगे बच्चों, पहले लिख लो, यूक्रोमेटिन के नीचे ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। यही वो डीएनए है जो आरएनए बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ब्रैकेट में लिख लिया। अनुलेखन के हिसाब से सक्रिय, ये सक्रिय भाग होता है, मतलब इसी में डीएनए से आप क्या बनाओगे, तो यूक्रोमेटिन का वो डीएनए जो आरएनए बना देगा। और रीजन अपन ने यहां आपको बता दिया कि जगह है ज्यादा, तो आसानी से कौन जुड़ गया, पॉलीमरेज। हाँ हिस्टोन डीएनए से, लेकिन जब मैकेनिज्म बताऊंगा मैं रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन की, जैसे हिस्टोन जुड़ी हुई है, डीएनए हिस्टोन के लिपटा हुआ है, अब उस धागे से, वो डीएनए धागा है, उस धागे से अपने को क्या बनाना है, आरएनए। पहले उस डीएनए को हिस्टोन से अलग करेंगे, खोलेंगे तो धागा अलग हुआ, अब उस पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ गया, और वो उससे क्या बना देगा, देखो इस थोड़ा ऐसे 12th में आएगा डिटेल में, इसको ऐसे समझ लो। ये बेटा जी अपनी चरखी हिस्टोन, इसके चारों ओर लिपटा हुआ डीएनए, डीएनए हिस्टोन के लिपटा हुआ है। अब जब आरएनए पॉलीमरेज, ये मान लो आरएनए पॉलीमरेज आके यहाँ डीएनए से जुड़ा, जुड़ते ही पहले डीएनए खुलेगा, डीएनए इस हिस्टोन से क्या हो गया, अलग हो गया। अलग होती ये जो आरएनए पॉलीमरेज इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से यहाँ क्या बनाने लग जाएगा, आरएनए। तो एक उसी डीएनए के ऊपर एक नया न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा, आरएनए। डिटेल में 12th में मोल बायो में आएगा बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन सब वहां पढ़ेंगे। तो ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, उधर लिख लो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा हेटेरोक्रोमेटिन, इसको लेस एक्टिव भी बोल सकते हैं। अनुलेखन के दृष्टिकोण से कम सक्रिय होगा, निष्क्रिय होगा। तो वो वाला डीएनए जो आरएनए बनाता है वो एक्चुअल में क्रोमेटिन में कहां होगा, यू क्रोमेटिन के पास होगा। तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव और वो इनएक्टिव। अब साइड में ऐसी डायग्राम बना के समझ लियो बच्चों कि जो लूजली अरेंज है मैंने उसको यू क्रोमेटिन बोल दिया, और जो टाइटली है वो फाइबर कौन सा है, हेटेरोक्रोमेटिन। और ढीला ढाला है वो यू क्रोमेटिन। एग्जाम्पल ले लिया हमने, कोई आरएनए पॉलीमरेज है,
तो आसानी से यूक्रोमेटिन के पास जुड़ेगा, क्योंकि वहां प्रॉपर क्या है, स्पेस है, जगह है। जबकि हेटेरो वाला तो पहले से ही कंडेंस हो रखा है, वहां प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगा। यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। किसके बेस पर? स्टेन के बेस पर, कि कौन डार्क हो रहा है और कौन लाइट हो रहा है। रीजन समझ जाना, लूज है तो डीएनए और स्टोन कम है, डीएनए कम है तो कलर भी कम होगा, स्टेन भी कम होगा, तो लाइट और ये डार्क। ये कुछ 2 4 5 मेजर डिफरेंस बिटवीन यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। स्टेन वाला और एक ट्रांसक्रिप्शन वाला याद रख लेना। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब था डीएनए से आरएनए बनना। जो ट्रांसक्रिप्शन था बच्चों, इसको कल ही बता दिया था, और वैसे डीएनए से आरएनए बनने को अपन क्या बोल देंगे? ट्रांसक्रिप्शन। मेनली यूक्रोमेटिन उसमें रोल प्ले करता है। ये अपना थर्ड पॉइंट हो गया, क्रोमेटिन फाइबर। फोर्थ लास्ट लिख लो, कौन सा? फोर्थ लास्ट, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म तो हो गया। फोर्थ लास्ट बेटा जी हेडिंग डाल दियो, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर का फोर्थ लास्ट पॉइंट न्यूक्लियोलस। फिर लास्ट इसके फंक्शन, ये न्यूक्लियस से एक बड़ा पोर्शन कंप्लीट, बस फिर क्रोमोसोम बचेगा छोटा सा, सेल कंप्लीट हो गई। तो न्यूक्लियोलस में बच्चों देखियो, ये तो सिंगुलर है, इसी को प्लूरल अगर बहुवचन होगा तो वर्ड दिया जाएगा न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलस का प्लूरल फॉर्म बहुवचन न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलस को बोला जाता है, एक और नाम दिया था लिटिल न्यूक्लियस, केंद्र के अंदर छोटा केंद्र। ऑल्सो कॉल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एक यूज करेंगे, राइबोसोम फैक्ट्री। राइबोसोम फैक्ट्री, राइबोसोम का कारखाना, वो भी न्यूक्लियोलस। देखो प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम, प्रोटीन कहां बनता है बच्चों? तो वो राइबोसोम खुद कहां बनेगा? न्यूक्लियोलस में। तो राइबोसोम जहां बने, न्यूक्लियोलस इसलिए हमने इसको बोल दिया राइबोसोम की फैक्ट्री। और जब प्रोटीन फैक्ट्री बात आए तब होगा राइबोसोम। कैसे है, क्यों, कौन से राइबोसोम क्या बनाता है? तो न्यूक्लियोलस प्लूरल, न्यूक्लियोलाई लिटिल न्यूक्लियस, और बेटा जी बोल दिया राइबोसोम की फैक्ट्री। तो देखो न्यूक्लियोलस में बात करते हैं अपन, दो लाइन पहले इसमें मेंशन कर लेना, स्फेरिकल स्ट्रक्चर। स्फेरिकल बोले तो लगभग गोलाकार, स्फेरिकल मतलब गोलाकार संरचना। मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर, इसमें अलग से बेटा जी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, झिल्ली विहीन संरचना, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर। स्फेरिकल है, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। तो मेम्ब्रेन नहीं है तो बेटा जी कंटिन्यू विद न्यूक्लियोप्लाज्म, कंटिन्यू विद न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म की तो अंदर है, केंद्रक द्रव्य के साथ सतत रूप से उपस्थित, केंद्रक द्रव्य के साथ सतत रूप से उपस्थित। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और एक ही है न्यूक्लियोलस, क्योंकि बाहर कोई अलग से मेम्ब्रेन नहीं है। तो कंटिन्यू विद न्यूक्लियोप्लाज्म, तो न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा, सतत रहेगा। इसको अपन देखो डिस्कस करते हैं बच्चों। स्फेरिकल है, मेम्ब्रेन नहीं है, और कंटिन्यू है किसके साथ? न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ। अब सुनियो कैसे स्ट्रक्चर, कहां लिख लिया, कंटिन्यू विद न्यूक्लियोप्लाज्म। मेन काम, नाम से काम समझ आना, वही मेन काम है। इसी का क्वेश्चन बना हुआ है, राइबोसोम कहां बनेंगे? न्यूक्लियोलस में। तो हमने इसको बोल दिया राइबोसोम की फैक्ट्री। अब देखो थोड़ा न्यूक्लियस ही कर लें, न्यूक्लियस है बाहर, चलो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर बनाए बच्चों, तो वही अपना डबल मेम्ब्रेन। आईफोन बजा, चिन्मय 6074, हाँ
अब तो क्लास तो ले लूं, आऊं 15 मिनट में, और भेजी मत, मैं देखूंगा पेपर पहला। हाँ, तो ये न्यूक्लियस बच्चों हो गया। इसी के अंदर जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है ऐसे ही बना लियो इसको, ये तो अपना न्यूक्लियस हो ही गया, डबल मेम्ब्रेन। तो 20 वाले स्पेस क्या थे? न्यूक्लियर पोर। पोर पर प्रोटीन कौन सी थी? न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन। कैसी थी? ऑक्टागोनल। और न्यूक्लियर पोर और प्रोटीन को मिलाकर बोला था न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। पोर है तो काम क्या था? ट्रांसपोर्टेशन। किसके बीच? बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। कैसा? बाई डायरेक्शनल, इधर भी जाएगा इधर भी आएगा, दोनों साइड में। इसी में बच्चों जगह जगह देखो, ये एक स्पेशल अपन साइट इसमें बता दी, ये वाला है, कोई भी एक जगह ले ली। इस वाले पोर्शन को अपन ने क्या बोल दिया? ये न्यूक्लियोलस है। कोई अलग से मेम्ब्रेन नहीं बनाई बच्चों, अपन ने डॉटेड लाइन से दिखाया है, इसको अपन कंसीडर कर देंगे ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस। रिमेनिंग जो बाहर वाला पोर्शन है ये न्यूक्लियोप्लाज्म आ गया था, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी। अब देखो इससे 2-3 बातें अपन क्लियर करेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस में अलग से कोई मेम्ब्रेन, इसलिए न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस कंटिन्यू ही है, एक साथ है, कोई मेम्ब्रेन सेपरेट करने के लिए यहां होती नहीं है बच्चों। अब न्यूक्लियोप्लाज्म में अभी आपने पढ़ा था कौन से फाइबर है? क्रोमेटिन फाइबर। यार ऐसे क्रोमेटिन फाइबर मान लो, एक चीज बच्चों देखना बोर्ड पे कि जो क्रोमेटिन फाइबर है, ये क्रोमेटिन फाइबर पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में होते हैं। तो फाइबर कुछ न्यूक्लियोप्लाज्म में है और कुछ स्पेशली किस में आ रहा है? न्यूक्लियोलस में भी आएगा, क्योंकि कंटिन्यू एक साथ ही है। अब सारा खेल इसी क्रोमेटिन फाइबर का है। जो क्रोमेटिन फाइबर न्यूक्लियोलस के अंदर है, उन्हीं फाइबर में क्रोमेटिन किसका बना है? डीएनए, प्रोटीन डीएनए है। तो जो क्रोमेटिन न्यूक्लियोलस के अंदर से गुजर रहा है, पास हो रहा है, इस वाला जो डीएनए है वो क्या बनाएगा? आरएनए। कौन सा आरएनए? गलत, आरएनए। अरे किसकी फैक्ट्री है? राइबोसोम। राइबोसोम को बनाने वाला कौन था? आरएनए। 5S, 5.8, 18, 28, 23 कई आए थे। तो ये जो, फिर से सुन लो बच्चों, ये पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसी में एक जगह मैंने कोई न्यूक्लियोलस बना दिया, हालांकि मेम्ब्रेन नहीं है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ क्या है? कंटिन्यू है। अब पूरे के अंदर कौन है? क्रोमेटिन फाइबर, जगह जगह क्रोमेटिन फाइबर है। तो कुछ क्रोमेटिन फाइबर न्यूक्लियोप्लाज्म में है और उनका कुछ पार्ट न्यूक्लियोलस में भी है। तो जो क्रोमेटिन फाइबर न्यूक्लियोलस के अंदर है, उन क्रोमेटिन फाइबर का डीएनए, क्रोमेटिन फाइबर में डीएनए तो था ही, वो डीएनए बनाएगा आरएनए। हर डीएनए आरएनए बनाता है, लेकिन न्यूक्लियोलस के अंदर वाला जो डीएनए है, जो क्रोमेटिन का डीएनए है, वो स्पेशली क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा, राइबोसोमल आरएनए बनाएगा। इसीलिए आरएनए, राइबोसोमल आरएनए कहां बना? न्यूक्लियोलस। तो बेटा जी बोल दिया, ये राइबोसोम बनाने की क्या है? फैक्ट्री है। बाकी डीएनए से एमआरएनए बनता है, हमें पता है, लेकिन ये वाला डीएनए आरएनए बनाएगा। तभी हमने इसको क्या नाम दिया? राइबोसोम फैक्ट्री, क्योंकि आर का मतलब ही राइबोसोमल आरएनए, वही जो राइबोसोम को बनाएगा। क्लियर? अब अपन इसकी समझते हैं न्यूक्लियोलस, ये तो यहां से बताने का, इसका रोल भी समझते हैं बच्चों। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, ये वही आगे क्रोमेटिन फाइबर। बिल्कुल न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन फाइबर है, कुछ साइटोप्लाज्म में और कुछ न्यूक्लियोलस से पास हो रहे हैं। समझते हैं इनका रोल, कैसे आरएनए बनाएगा, प्रोटीन कैसे बनेगा, तो बाई डायरेक्शनल कैसे था, अंदर बाहर कौन आ जा रहे थे। अब क्लियर हो जाएगी वो बातें, देखो। तो न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन फाइबर। अब बच्चों देखिए, इसमें पहले छोटा सा पॉइंट एक क्लियर कर लो, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस, फिर अपन इसके फंक्शन में समझते हैं कैसे आरएनए बनाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस, केंद्रिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस में एक ऐसी सिंपली डायग्राम से बच्चों बना लियो, ये मान लो डॉटेड लाइन से अपन इसको दिखा दें।
ये लो, डॉटेड का मतलब ये कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ऐसे ही एक डिफरेंशिएट करने की स्ट्रक्चर है, बाकी इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती। इसके अंदर बच्चों अलग अलग जगह फिर कई फाइबर इसमें भरे रहेंगे, उनके लिए अलग अलग वर्ड अपन यूज करेंगे। डीएनए जैसी स्ट्रक्चर सेंटर में, फिर पेरिफेरल पार्ट पे कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। केवल न्यूक्लियस ही बनाया अपन ने, न्यूक्लियस नहीं बनाया। अलग अलग कलर से मैंने बता दी। आउटर जो इसकी लेयर हुई इसको बोल दिया पेरी न्यूक्लियोलर मेम्ब्रेन। फिर बोल रहा हूं वैसे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, बस ये डिफरेंशिएट करने के लिए बता दिया अपन ने, बाकी मेम्ब्रेन लेस होता है। और इसको अपन बोलते हैं पार्स, छोड़ो क्रोमोसोम आगे जरूरत नहीं है। एक आएगा पार्स ग्रेनुलोसा, एक बेटा जी आएगा पार्स फाइब्रोसा, पार्स ग्रेनुलोसा, पार्स फाइब्रोसा। इसमें डीएनए प्लस प्रोटीन होता है। जो पार्स ग्रेनुलोसा है ये आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है, और आउटर कवरिंग इसकी पेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पार्स फाइब्रोसा और पार्स ग्रेनुलोसा। पार्स का मतलब पार्ट, भाग, ये सेंटर में है। पार्स ग्रेनुलोसा इसके पेरिफेरल होता है, परिधि की ओर होता है। केवल न्यूक्लियोलस की बात कर रहा हूं बच्चों, इसमें डीएनए आरएनए वो न्यूक्लियस कहीं नहीं। और पूरे न्यूक्लियोलस में अगर देखा जाए तो प्रोटीन सबसे ज्यादा, फिर आरएनए और डीएनए इसमें सबसे कम होता है। केवल न्यूक्लियोलस में प्रोटीन लगभग बेटा जी 85%, आरएनए 10 और डीएनए 5% को बात करें। फिर इसका फाइनली कैसे राइबोसोम बनाता है, मेन वही न्यूक्लियोलस। पार्ट्स का मतलब पार्ट, भाग। ये दो पार्ट बता दिए इसके, पार्ट्स ग्रेनुलोसा, पार्ट्स फाइब्रोसा, पार्ट्स क्रोमोसोमा, ऐसे कुछ वर्ड आते हैं। फिर मैं यहाँ लिख दूं, ये ध्यान रख लेना, न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन लेस होता है, ये दिमाग में रखनी है। मेम्ब्रेन तो ऐसे ही अपने डॉटेड बता दी, जो इसको डिफरेंशिएट करने में रोल प्ले करेगी। बाकी कोई ट्रू मेम्ब्रेन नहीं है, कोई ट्रू मेम्ब्रेन नहीं है बच्चों। पेरी न्यूक्लियोलर कवरिंग बोल दो, आप मेम्ब्रेन से कंफ्यूज हो तो इसको कवरिंग वर्ड यूज कर सकते हो। माइंड में ये डायग्राम क्लियर हो, कई बार आ जाएगी वो मेम्ब्रेन तो थी नहीं है, वो बार बार करो, मैं ध्यान रखना। अब देखो न्यूक्लियोलस में बच्चों, ये न्यूक्लियोलस जिसका मेन रोल ही क्या बनाना है, आरएनए, राइबोसोम बनाना है। अब इसमें जो अंदर वाला पार्ट है ये वाला, इसके हमने दो पार्ट बना दिए, एक तो बिल्कुल सेंटर में, एक थोड़ा सा बाहर। तो सेंटर वाला तो है पार्स फाइब्रोसा, पार्स का मतलब पार्ट, भाग, फाइबर जैसे होते हैं इसमें से, फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर है फाइब्रोसा, वो है डीएनए। ये किधर है, सेंटर में। तो अब सेंटर में जो डीएनए था उसने बेटा जी क्या बना दिया, आरएनए बना दिया। तो डीएनए से जो आरएनए बना वो साइड में चला गया, वो पेरिफेरल हो गया। इसको बोला पार्स ग्रेन्युलोसा, जो कहां है, परिधि पर है, पेरिफेरल है। इसमें कौन है, कौन से वाला, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो मेन ग्रेनुलोसा है जिसके पास कौन होगा, आरएनए होगा। तो सेंटर में फाइब्रोसा, पेरिफेरल ग्रेनुलोसा, सेंटर में डीएनए है, डीएनए ने क्या बनाए, आरएनए। तो आरएनए बन के कहां चले गए, परिधि पे चले गए। तो पेरिफेरल ग्रेनुलोसा में आरएनए और जो सेंट्रल का फाइब्रोसा है उसके पास डीएनए। पूरे न्यूक्लियोलस का जब कंपोजिशन देखोगे बच्चों तो प्रोटीन सबसे ज्यादा मिलेगा, आरएनए 10% और सबसे कम
डीएनए, सबसे कम डीएनए। आरएनए ये वाला होगा आर आरएनए, तो मेन राइबोसोम बनाने का काम करेगा, इसलिए हमने इसको बोला राइबोसोमल फैक्ट्री। ये तो दो वर्ड ही है, ग्रेनुलोसा और फाइब्रोसा। अब सुनो कैसे आरएनए बनता है, राइबोसोम कैसे बनता है, वो इसका मेन फंक्शन। तो फंक्शन अपन लिख दें, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस, केंद्रिका का कार्य, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। तो सबसे मेन हो गया फॉर्मेशन ऑफ आरआरएनए। तो इसी आरआरएनए से मैं क्या बोलूंगा, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। ये वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस, इसलिए बच्चों इसको कहा जाता है राइबोसोम की फैक्ट्री। आरआरएनए का फुल फॉर्म लिख लेना, राइबोसोमल आरएनए। आरआरएनए को अपन ने बोला राइबोसोमल आरएनए। अब देखो कैसे आरएनए बनता है, क्या पूरी प्रोसेस है वो थोड़ा सा अपन समझा दें। फॉर्मेशन ऑफ आरआरएनए लिख लिया, राइबोसोम फैक्ट्री। अब देख लो बच्चों पूरी प्रोसेस पे आ जाओ, न्यूक्लियोलस में आरआरएनए कैसे बनता है वो पूरा समझ लें अपन। उसके लिए फिर से अपने को एक तो वही अपना न्यूक्लियस बनाना पड़ेगा, बना लियो पोर के साथ, उसमें वो भी अपन समझ लेंगे बाई डायरेक्शनल कैसे क्या होता है। ये तो हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मान लें अपन ने इसमें, बाकी तो क्या केवल ये शो कर दो। ये वाली अपन ने बना ली एक न्यूक्लियोलस, कोई भी स्फेरिकल एक स्ट्रक्चर बना ली, वो न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर बच्चों येलो कलर में मैंने बना दिए क्या, क्रोमेटिन फाइबर। या तो पहले सुन लो, देखो बोर्ड पे एक बार, ये क्रोमेटिन फाइबर है बच्चों। तो क्रोमेटिन फाइबर का कुछ पार्ट तो बाहर है, बाहर का मतलब किसमें, न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसको आपने क्या इंडिकेट किया है, न्यूक्लियोलस। अब जो न्यूक्लियोलस या जो क्रोमेटिन का पार्ट न्यूक्लियोलस में है, उस वाला डीएनए बच्चों, ये वाला डीएनए क्या बनाएगा, आरआरएनए। और वो आरआरएनए कौन सा होगा, आरआरएनए। ये बन गए, ये इधर बन गया, ये इधर बन गया। तो जो व्हाइट कलर में अपन ने बनाया है वो क्या है, आरआरएनए। ठीक है, हम राइबोसोम बना रहे हैं, पहले सुनो फिर बनाना एक साथ, लास्ट है बस ये। राइबोसोम पीछे पढ़ के आए थे आप, दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, आरआरएनए और प्रोटीन। ये तो था, राइबोसोम दो चीजों से मिलकर बना है, आरआरएनए और प्रोटीन। यूनिट दो है वो, लार्ज और स्मॉल, ठीक है। अब पहली चीज राइबोसोम बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आरआरएनए। ये रहा, ये क्रोमेटिन है। जो क्रोमेटिन किसके अंदर है, न्यूक्लियोलस। उसने बच्चों क्या बना दिया, ये लो, ये जो व्हाइट कलर में है ये एक्चुअल में क्या बन गया, आरआरएनए बन गया। तो क्रोमेटिन का डीएनए क्या बना रहा है, आरआरएनए। कौन सा क्रोमेटिन, जो न्यूक्लियोलस के अंदर से गुजर रहा है। ये बात समझ में आई। अब क्या केवल आरआरएनए से बन जाएगा राइबोसोम, हमें क्या चाहिए, तो जो प्रोटीन कहां मिलेगी, जो राइबोसोम को बनाने वाली प्रोटीन एक्चुअल में, यहां तो स्टोन है, स्टोन तो डीएनए से जुड़ी हुई है, वो राइबोसोम नहीं बनाएगी। राइबोसोम बनाने वाली प्रोटीन बाहर है, बाहर बोले तो ये न्यूक्लियस के बाहर कौन है, साइटोप्लाज्म। तो आरएनए से प्रोटीन तो साइटोप्लाज्म में बनती है। यहां मान लो ये प्रोटीन है, ये अपन ने मान लिया, एक कलर ले लेते, ये वाला, ये कलर, ये प्रोटीन है। ये क्या है, प्रोटीन। तो प्रोटीन कहां से लाओ, साइटोप्लाज्म से। किसके थ्रू आई, न्यूक्लियर पोर के थ्रू। ये प्रोटीन आ गई कहां, न्यूक्लियोलस में। इधर से मान लो ये प्रोटीन आ गई, कोई प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स, ये लो, ये अपने पास आ गया कहां, न्यूक्लियोलस। तो कौन है, आरआरएनए। कौन आ गई, प्रोटीन। आरआरएनए प्रोटीन मिलकर राइबोसोम की क्या बन गई, यूनिट बन गई, स्मॉल और लार्ज। एक मान लो ये यूनिट बन गई, एक मान लो ये यूनिट बन गई। राइबोसोम की दोनों यूनिट, एक तरफ स्मॉल यूनिट और दूसरी तरफ लार्ज यूनिट। अब उसमें स्मॉल और लार्ज यूनिट जुड़ेगी कैसे, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम आयन होता है न्यूक्लियस में, लेकिन कम होता है। इन यूनिट को जुड़ने के लिए कितना चाहिए, 0.001 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम। और ये कंसंट्रेशन कहां है,
साइटोप्लाज्म। तो ये राइबोसोम की स्मॉल यूनिट, ये राइबोसोम की लार्ज यूनिट, दोनों कहां आएंगे? साइटोप्लाज्म में आएंगे। कहां से? न्यूक्लियर पोर से। ये लो, ये दोनों यूनिट आ गई साइटोप्लाज्म में। इस कलर से आपने बनाया, मान लो एक ये यूनिट ले ली और दूसरे को बेटा जी मान लो इस कलर से बना दे। एक यूनिट अपन ने ये ले ली बस। अब साइटोप्लाज्म में क्या मिला इनको? Mg, और जब Mg मिला तो आपके पास एक पूरा कौन आ गया? राइबोसोम आ गया। ये जब मैग्नीशियम आयन अवेलेबल है तो वहां बन गया राइबोसोम। तो फिर से समझो कैसे राइबोसोम बनता है, उसमें न्यूक्लियोलस का क्या रोल है वो इस डायग्राम से अपन समझेंगे। जो क्रोमेटिन फाइबर न्यूक्लियोलस के अंदर है वो बनाएगा आरएनए। कौन सा? उस डीएनए से आरएनए बनेगा। तो आरएनए हमेशा न्यूक्लियोलस के अंदर बना, आरएनए बन गया। लेकिन राइबोसोम बनाने के लिए आपको प्रोटीन भी चाहिए। प्रोटीन बच्चों कहां है? साइटोप्लाज्म में प्रोटीन, ये प्रोटीन है। साइटोप्लाज्म में कौन है? प्रोटीन। ये साइटोप्लाज्म में प्रोटीन प्रेजेंट है। तो साइटोप्लाज्म से जो प्रोटीन है वो आएगी न्यूक्लियस के अंदर वाया न्यूक्लियर पोर। प्रोटीन अंदर आ रहा है, अंदर आके वो न्यूक्लियोलस में चला गया। न्यूक्लियोलस में पहले से कौन है? आरआरएनए के साथ कौन जुड़ गई? तो आरआरएनए और प्रोटीन जुड़ती राइबोसोम की यूनिट बन गई। एक साइड में स्मॉल यूनिट बन गई, एक लार्ज यूनिट बन गई। अब दोनों यूनिट को जोड़ने के लिए हमें कौन चाहिए? हमने मैग्नीशियम की इतनी कंसंट्रेशन चाहिए। अब ध्यान रखना, मैग्नीशियम होता यहां भी है, न्यूक्लियस में भी मैग्नीशियम है, लेकिन उसकी इतनी कंसंट्रेशन नहीं है। इसके कम में दोनों यूनिट बाइंड। तो जुड़ने के लिए इन राइबोसोम की यूनिट को कहां आना पड़ेगा? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में इनको कौन मिल गया? मैग्नीशियम की प्रॉपर कंसंट्रेशन। तो स्मॉल और लार्ज क्या हो गई? बाइंड हो गई। तो पूरा राइबोसोम आपको कहां मिलेगा? साइटोप्लाज्म में मिलेगा। और उसे बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है, जो आरएनए है, वो कहां से आया? न्यूक्लियोलस से आया। बात समझ में आई? तो जो क्रोमेटिन बच्चों न्यूक्लियोलस में है उससे आरआरएनए बना। प्रोटीन को हमने बाहर से मंगा लिया। प्रोटीन आरआरएनए जुड़ के राइबोसोम की यूनिट बन गई। दोनों यूनिट फिर से साइटोप्लाज्म में चली गई और मैग्नीशियम की प्रेजेंस में जुड़ गई और जुड़ते ही आपका पूरा का पूरा राइबोसोम। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आरआरएनए हमेशा बनेगा इनसाइड द न्यूक्लियोलस। समझ गए? उस डीएनए से जो क्रोमेटिन किसमें होगा? न्यूक्लियोलस में होगा। बनाइयो फिर एक दो लाइन से इसको अपन समझ लें। तो राइबोसोम में आरआरएनए और प्रोटीन। ये क्रोमेटिन फाइबर हो गए। बस इसको क्लियर कर देते हैं। स्मॉल और लार्ज यूनिट। मैग्नीशियम। तो राइबोसोम के बनाने में इंपॉर्टेंट रोल होगा न्यूक्लियोलस का। और राइबोसोम में भी मेनली किसको बनाने में? आरएनए। ये येलो तो क्रोमेटिन फाइबर है, इससे जो व्हाइट बने ना, ये व्हाइट क्या है? आरआरएनए। ये जो रेड कलर की मैं बाहर से क्या लाया बच्चों? प्रोटीन। तो प्रोटीन आरएनए यहीं जुड़ गया, असेंबल हो गया। ये राइबोसोम की क्या बन गई? यूनिट। मान लो कोई सी भी एक साइड में स्मॉल और एक साइड में लार्ज यूनिट, दो यूनिट होगी। लेकिन दोनों यूनिट न्यूक्लियोलस में नहीं जुड़ेगी, वहां प्रॉपर मैग्नीशियम। उसके लिए इन्हें वापस आना पड़ेगा साइटोप्लाज्म। वहां मैग्नीशियम की प्रेजेंस में जुड़कर बना देगा राइबोसोम। नहीं बनेंगे, और उसके बिना प्रोटीन नहीं बनेगा। आता है, अगर मैग्नीशियम 0.001 से कम हो तो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगा, क्योंकि राइबोसोम ही नहीं है, उसको चाहिए। अगर मैग्नीशियम ही नॉर्मल होता अंदर ही बन जाते। तब पता चला कि कम से कम इतनी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड है, और इससे ज्यादा हो जाए तो कई राइबोसोम आपस में जुड़ गए। 270 चिपक गए तो 100 बन गए, 280 चिपक गए तो 120 बन गए।
सारा खेल मैग्नीशियम कंसंट्रेशन का है। हालांकि न्यूक्लियोप्लाज्म में होते हैं दोनों, इसमें यहां कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, बट मैग्नीशियम की अमाउंट वेरी 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 लो होती है। न्यूक्लियोप्लाज्म में भी होगा, साइटोप्लाज्म में भी मैग्नीशियम है, लेकिन साइटोप्लाज्म में मैग्नीशियम की अमाउंट ज्यादा है। तो ये मत बता देना कि न्यूक्लियोप्लाज्म में मैग्नीशियम होता ही नहीं है, होता है, बट साइटोप्लाज्म से कम होता है। अंदर कैल्शियम भी है, वो न्यूक्लियस की शेप को, न्यूक्लियस को मेंटेन रखने में रोल है, उसकी जरूरी नहीं है, बस इतना ध्यान रख लेंगे। तो प्रोटीन को इंपोर्ट किया साइटोप्लाज्म से, आरआरएनए उसके अंदर पहले से ही थे। ठीक है, बस ये समझाने के लिए था बच्चों, बाकी मेन फंक्शन सीधा ही पूछ लेते हैं। तो हम बोल देंगे आरआरएनए बनता है न्यूक्लियोलस के पास, और वो जब साइटोप्लाज्म में आएगा, मैग्नीशियम की अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन मिलेगी, देन वो फ्यूज होके बना देगा राइबोसोम, स्मॉल यूनिट लार्ज यूनिट। बोलो क्लियर? और अगर आपने न्यूक्लियर पोर को भी बंद कर दिया तब भी नहीं बनेगा, इसी के थ्रू बाई डायरेक्शनल हो गया ना, प्रोटीन जा रहा है, आरएनए राइबोसोम आ रहे हैं, ये कैसे भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। चलें आगे, बस अब फंक्शन लिख ही लिया, लास्ट न्यूक्लियस का फंक्शन है। अब बच्चों एक हाँ छोटा सा ये भी ध्यान रख लेना, आरआरएनए कितने पढ़े थे आपने? क्यों? आरआरएनए 4, 5, 6, अरे आरआरएनए स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट में सारे एक साथ ही लिख दूं मैं, कॉमन कौन सा था? 5s आरआरएनए, उसके अलावा 5.8, 18, 8 वाले सारे ATS में, ये तो ATS में थे, और कौन सा रह गया? और ये थे ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 टाइप के थे। ये 6 टाइप के जो आरआरएनए, सुन लो एक छोटी सी बात, इनमें से जो 5 दिख रहे हैं बच्चों, लास्ट वाले 5, ये पांचों बनते हैं यहां, केवल एक नहीं बनता, 5s आरआरएनए, ये एक अकेला है। देखो ये लाइन अगर डिटेल में कई बार आ जाए तो बाकी इतने डिटेल में क्वेश्चन चलते नहीं है, फिर भी देख लो, मैंने लिखा आरआरएनए कहां बन रहा है, एक्सेप्ट 5s आरआरएनए न्यूक्लियोलस में नहीं बनेगा। कहां बनेगा सुन लो पहले, फिर बताता हूं। ये क्रोमेटिन का ये पार्ट तो किसके अंदर है? न्यूक्लियोलस। ये पार्ट कहां है? बाहर। बाहर बोले तो क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जो क्रोमेटिन न्यूक्लियोप्लाज्म में है बच्चों, जो क्रोमेटिन न्यूक्लियोप्लाज्म में है, यहां बनेगा 5s आरआरएनए। तो सुनो पहले, 5s आरआरएनए भी न्यूक्लियस में बनता है, लेकिन न्यूक्लियोलस के बाहर। बाकी सारे आरआरएनए इनसाइड द न्यूक्लियोलस। तो एक अपन अलग से लिख लेंगे, ऊपर देखो यहां लिखा ना, फॉर्मेशन ऑफ आरआरएनए, यही मेंशन कर लेना, फॉर्मेशन ऑफ आरआरएनए। आरआरएनए के ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं एक्सेप्ट 5s आरआरएनए। सारा आरआरएनए न्यूक्लियोप्लाज्म में, न्यूक्लियोलस में बनेगा, बट एक्सेप्ट 5s आरआरएनए ये नहीं बनेगा। ये कहां बनेगा वो बात भी क्लियर कर लो। हाँ, तो जो 5s आरआरएनए है, ये इन न्यूक्लियोप्लाज्म। तो क्या सर न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोप्लाज्म का पार्ट नहीं है? बिल्कुल है बच्चों, लेकिन ये न्यूक्लियोलस के बाहर न्यूक्लियोप्लाज्म में बनेगा 5s आरआरएनए। ये रहा, तो बाहर वाले क्रोमेटिन से 5s, बाकी ये जो रिमेनिंग सारे के सारे हैं 5.8, 18, ये जैसे मैंने बताई दिए बच्चों, ये सारे बनेंगे इन न्यूक्लियोलस। ये अकेला आउटर फ्रॉम न्यूक्लियोलस। बस इस साइड में ध्यान एक साथ लिख लियो, 5s आरआरएनए न्यूक्लियोलस के बाहर बनेगा, बट बनेगा न्यूक्लियोप्लाज्म में। बाकी सारे इनसाइड द न्यूक्लियोलस। बनेंगे किससे? आरएनए तो किससे बनेगा?
डीएनए से बनेगा। और डीएनए किसके पास है? वो क्रोमेटिन के पास है। क्रोमेटिन पूरा का पूरा, ये पूरा क्रोमेटिन, ये पीले रंग का धागा, ये क्रोमेटिन है, इसमें डीएनए भरा पड़ा है। तो क्रोमेटिन का जो पार्ट न्यूक्लियोलस के अंदर आ गया, इस वाले डीएनए से सारे आरआरएनए बन गए, केवल 5' को छोड़कर। बाहर वाला जो है इससे बनेगा 5'। तो 5'। आपसे पूछे न्यूक्लियोप्लाज्म में कितने आरआरएनए बनते हैं? सारे नहीं बनते, सारे बनते हैं, है तो न्यूक्लियोप्लाज्म अलग से है, ये स्पेशली दे दे न्यूक्लियोलस, तो ये वाली 5' आउटर फ्रॉम न्यूक्लियोलस, बाद भेजे में घुसी। लास्ट लिख लो, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, हो गया बस। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक के कार्य, न्यूक्लियोलस का काम था राइबोसोम बनाना। अगला लिख लो, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, और फटाफट बोल दो, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक के कार्य। बोलो बच्चों, पहला 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 कौन है इसके पास? इसके पास डीएनए है, इसके पास डीएनए है, और जब डीएनए आ गया सब कुछ आ गया। आपकी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन रखता है? डीएनए रखता है। और मोर देन 95% डीएनए कहाँ है? न्यूक्लियस के पास है। बचा कुचा 1-2% कहाँ है? साइटोप्लाज्म के पास है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में है, और प्लांट है तो वो प्लास्टिड में भी है। तो मेन काम हो गया स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आनुवंशिक सूचना का संचय करता है, आनुवंशिक सूचना का संचय कैरी करेगा। और एक्चुअल में न्यूक्लिक कौन करता है डीएनए इसमें? वैसे तो न्यूक्लिक एसिड लिख दो। अब क्रोमेटिन में तो क्या है बच्चों, वो भी आ गया ना, हिस्टोन भी आ गई। प्रोटीन के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, इंफॉर्मेशन किसके पास है? डीएनए के पास है। तो न्यूक्लियस का जो डीएनए है वो उसके पास आनुवंशिक सूचना होगी। स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कोई भी हाइट, कलर, कुछ ऐसे डिजीज भी होते हैं बच्चों, जैसे डायबिटीज सुना होगा आपने, डायबिटीज सुना है क्या? ऐसे डिजीज होते हैं जो, कुछ रोग ऐसे हैं जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में आते हैं। अगर माँ बापू में से किसी को डायबिटीज है तो प्रोजेनी संतानों के होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो एक ऐसी डिजीज जो पेरेंट्स से कहाँ आई? प्रोजेनी में आई। कौन लेकर आया? जीन। किसका बना है? डीएनए का। तो डीएनए कुछ डिजीज को भी ट्रांसफर करता है, कैरेक्टर है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। तो अगला इसमें लिख लो, रेगुलेट न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। याद आया? साइटोप्लाज्म वाला क्या था? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। और न्यूक्लियस का डीएनए न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। केंद्रक वंशागति का नियमन करता है, केंद्रकीय वंशागति। और इनहेरिटेंस बच्चों क्या थी? बताया तो था, पेरेंट्स से कैरेक्टर का किसमें जाना? प्रोजेनी। मम्मी पापा से कैरेक्टर अपने में आ गए, वो क्या है? और इनहेरिटेंस की यूनिट जीन। कौन लेकर आया? जीन। बना किसका है? बस जो डीएनए साइटोप्लाज्म से आएगा तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, वो माइटोकॉन्ड्रिया में आपके पास। और मेन न्यूक्लियस वाला है तो न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। मेन तो यही है ना, 95 से ज्यादा यही होता है। थर्ड, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। जनकों से संतानों में लक्षणों का स्थानांतरण, हालांकि वो न्यूक्लियस का डीएनए ही करेगा। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। हिंदी में लिख लो, जनकों से, माता पिता, पेरेंट्स, जनकों से संतानों में लक्षणों का स्थानांतरण। जनकों से संतानों में कैरेक्टर या लक्षणों का स्थानांतरण वो डीएनए करेगा, न्यूक्लियस करेगा। और बच्चों इसको डायरेक्टर ऑफ सेल क्यों कहा था? किसको? सेल की कौन सी एक्टिविटी? मेटाबॉलिक, रेगुलेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सारा एटीपी बनना, सब कुछ जो भी सेल में हो रहा है वो सब कंट्रोल करेगा कौन? न्यूक्लियस। रेगुलेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ
सेल कोशिका की उपापचयी सक्रियता को नियंत्रित करता है। ईच एंड एवरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, क्योंकि हर रिएक्शन के लिए कौन चाहिए? एंजाइम, और एंजाइम किसका बना? प्रोटीन का। प्रोटीन बना आरएनए, आरएनए डीएनए। एक्चुअल में वो है कहाँ? न्यूक्लियस के पास। वो डीएनए सारे खेल कर रहा है। तो रेगुलेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल, कोशिका की उपापचयी सक्रियता का नियमन। लास्ट बच्चों एक NOTE नोट डाल के एक न्यूक्लियोलस की लाइन आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, वो लिखवा देता हूं मैं न्यूक्लियोलस के लिए। कि न्यूक्लियोलस वैसे तो नंबर फिक्स है बच्चों, एक या दो सेल में प्रेजेंट होते हैं। एक है तो न्यूक्लियोलस है, एक से ज्यादा तो न्यूक्लियोलाई है, प्लूरल है वो। नोट डाल के एक आपकी एनसीईआरटी लाइन ये देती है कि ऐसी सेल, सुनना बच्चों, आपकी बॉडी की वो सेल जो प्रोटीन सिंथेसिस में मेन रोल प्ले करे। ऐसी सेल जो प्रोटीन सिंथेसिस में, जिनका मेन रोल प्रोटीन सिंथेसिस है। आपके पास दो सेल है, ए, एक मैंने सेल बना दी बी। ए का मेन काम इसको बोल दिया भाई तुझे प्रोटीन बनाना है, इसकी मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोटीन बनाने की। तो न्यूक्लियोलस का इन दोनों सेल में साइज, नंबर में कोई इफेक्ट पड़ेगा? जैसे जिस सेल का काम एनर्जी बनाना है उसमें ज्यादा कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। जिस सेल का मेन काम सिक्रीशन है उसमें गोल्जी बॉडी, वैसे ही होते हैं। जिसका मेन काम फोटोसिंथेसिस है उसमें क्लोरोप्लास्ट। तो जो काम सेल का होता है उसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनल मिल जाते हैं। तो इनमें से ए सेल का मेन रोल है प्रोटीन बनाना, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। ये प्रोटीन बनाती है लेकिन इससे कम बनाती है। तो न्यूक्लियोलस की नंबर और साइज में कोई इफेक्ट इसमें क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोलस ही राइबोसोम बनाएगा और राइबोसोम से ही प्रोटीन बनेगा। तो एक लाइन एनसीईआरटी में थोड़ी इनडायरेक्ट है, लेकिन वो सीधी इसको ऐसे समझ लेना नोट डाल के कि सेल which are engaged in protein synthesis, cell engaged in protein synthesis। कोशिकाएं जो प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित होती है उनमें नंबर एंड साइज ऑफ न्यूक्लियोलस क्या होगी? ज्यादा। साइज के कंपैरेटिवली लार्ज होंगे और नंबर उनमें मोर होंगे। तो सेल एंगेज इन प्रोटीन सिंथेसिस, हिंदी में लिख लो प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित कोशिकाओं में, प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित कोशिकाओं में न्यूक्लियोलस की साइज बड़ी और संख्या ज्यादा। मोर इन नंबर एंड लार्ज इन साइज। मोर इन नंबर एंड लार्ज इन साइज। न्यूक्लियोलस लिखा है मैंने, केंद्रिका की बात हो रही है बच्चों। तो कोशिकाएं, ऐसी कोशिकाएं जो प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित होती है उसमें केंद्रिका की संख्या अधिक और केंद्रिका का आकार बड़ा होता है। इंग्लिश में सेल विच आर एंगेज्ड, एक्टिवली एंगेज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस हैव हाई न्यूक्लियोलस और लार्ज साइज्ड न्यूक्लियोलस। समझ गए? इसको मैं ऐसे बता दूं, डीएनए से बना आरएनए, आरएनए से बना प्रोटीन। तो प्रोटीन बनाने में किसका रोल? हालांकि वो आरएनए एमआरएनए होता है, लेकिन जब आरएनए से प्रोटीन बनती है तो कौन चाहिए आपको? राइबोसोम चाहिए ना। राइबोसोम ही प्रोटीन बनाएगा। इस राइबोसोम को बनाने का काम ये रहा। न्यूक्लियोलस ने क्या बनाया? आरआरएनए, फिर उससे बन गया इनडायरेक्टली न्यूक्लियोलस की वहां क्या होगी? रिक्वायरमेंट। क्लियर? चलो फटाफट शुरू से देख लो। ये न्यूक्लियस अपना कंप्लीट। तो आज बच्चों अपन ने न्यूक्लियस की थर्ड और फोर्थ पोर्शन को डिस्कस किया। थर्ड नंबर पे अपन ने उठाया क्रोमेटिन फाइबर को। फटाफट बोर्ड पे आ जाओ बच्चों, आ जाओ। क्रोमेटिन का दूसरा नाम न्यूक्लियोप्रोटीन, क्योंकि किसका बना? न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन का। अब टर्म देने वाले साइंटिस्ट फ्लेमिंग, दो एम आते हैं वैसे फ्लेमिंग। इन्होंने उस क्रोमेटिन को स्टेन किया किससे? एसीटोकार्मिन, जो नेचर में कैसी है? बेसिक है। और बेसिक है तभी तो स्टेन होगा क्योंकि न्यूक्लिक एसिड है। अब न्यूक्लियोप्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड के साथ कौन है? न्यूक्लिक एसिड में भी ज्यादा और प्रोटीन में ज्यादा स्टोन। टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन फाइबर दो, किस बेस पर? एसिटोकार्मिन। मैंने क्रोमेटिन पर एसिटोकार्मिन पटक दिया। अब कहीं तो वो डार्क दिखा, कहीं वो लाइट दिखा। क्यों दिखा? उसका रीजन ये रहा, ये आपके पास क्रोमेटिन फाइबर है, कुछ जगह वो ढीले हैं, कुछ जगह वो टाइट है।
ढीले हैं तो डीएनए और हिस्टोन कम है, टाइट है तो डीएनए हिस्टोन ज्यादा है। तो जब इस पे मैं एसिड और कार्बन पटकूंगा तो ये डीएनए उसको स्टेन करेगा, डार्क दिखेगा, जहां कम है वो लाइट दिखेगा, लाइट वाला यू, टाइट वाला हेटेरो। तो डिफरेंस देख लो बच्चों, है यू क्रोमेटिन लूजली, डीएनए कम, हिस्टोन भी कम, लाइट स्टेन, ये होगा डार्क। ये एक मेन पॉइंट बच्चों, जब स्पेस ज्यादा मिला तो वहां कौन आके जुड़ा, प्रोटीन आरएनए पॉलीमरेज आराम से जुड़ गया, जगह है, यहां जगह नहीं है तो नहीं जुड़ पाया। पॉलीमरेज जब जुड़ा तो इसका काम है डीएनए से आरएनए बनाना, और आरएनए बनने को क्या बोलोगे, ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, ये आरएनए बनाने में ज्यादा रोल प्ले करेगा। हेटेरोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव और लेस एक्टिव है, जगह ही नहीं है पॉलीमरेज जुड़ने की। फिर हमने बात की न्यूक्लियोलस, फोर्थ पॉइंट, प्लूरली न्यूक्लियोलाई, इसको न्यूक्लियस का छोटा न्यूक्लियस बोल दो, उसके अंदर एक लिटिल न्यूक्लियस है, ऑल्सो कॉल्ड राइबोसोम फैक्ट्री। ये राइबोसोम बनाएगा, स्फेरिकल है, सबसे इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन नहीं है, वो समझने के लिए हमने बनाई, बाकी मेम्ब्रेन लेस है बच्चों। कंटिन्यू विद, मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस एक जैसा बता सकते हो। स्ट्रक्चर से पहले अपन ने ये बता दिया, ये न्यूक्लियोलस है, ये क्रोमेटिन के फाइबर है। चलो अब पेरीन्यूक्लियर छोड़ देना, इस वर्ड को तुम कंफ्यूज होकर रहने देना। न्यूक्लियोलस के दो पार्ट मैंने बता दिए, पार्ट्स ग्रेनुलोसा, पार्ट्स फाइब्रोसा, फाइबर फाइब्रोसा। ये कहाँ है, सेंटर, इसमें डीएनए ज्यादा है। डीएनए ने अब क्या बनाया, आरएनए, तो सेंटर में डीएनए, बाहर आरएनए गया, तो पेरिफेरल पे आरआरएनए और प्रोटीन, आरआरएनए, क्योंकि ये न्यूक्लियोलस का खेल है। प्रोटीन इतना, डीएनए से ज्यादा कौन, आरएनए, आरआरएनए यहाँ ज्यादा होता है। अब फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस सबसे इंपॉर्टेंट, आरआरएनए बनाना, राइबोसोम बनाना। आरआरएनए में कौन सा नहीं बनेगा, 5S, बाकी सब इसके अंदर बनेंगे। बनेंगे कैसे, ये डायग्राम आपको बता देगा कि सबसे पहले न्यूक्लियोलस के अंदर वाला क्रोमेटिन आरआरएनए बनाता है। अब राइबोसोम बनाने के लिए आरआरएनए के साथ प्रोटीन कहाँ है, साइटोप्लाज्म से प्रोटीन आई न्यूक्लियोलस में वाया न्यूक्लियर कोर, तो प्रोटीन आ गई, प्रोटीन से कौन जुड़ गया, आरआरएनए, तो राइबोसोम की यूनिट बन गई, स्मॉल एंड लार्ज यूनिट यही बन गई अंदर। लेकिन बच्चों दोनों यूनिट जुड़ नहीं सकती, क्योंकि रिक्वायर्ड है मैग्नीशियम की, न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है लेकिन कम होता है, तो दोनों यूनिट अब न्यूक्लियस से कहाँ गई, साइटोप्लाज्म में आ गई। वहां आती उनको प्रॉपर क्या मिला, मैग्नीशियम, तो स्मॉल एंड लार्ज फ्यूज एंड फाइनली फॉर्म राइबोसोम। राइबोसोम बना साइटोप्लाज्म में, बट उसका रॉ मटेरियल कहां से आया, न्यूक्लियोलस। ये बच्चों 6 टाइप के आरआरएनए दिख रहे हैं, इसमें एक पहले वाले को छोड़ दो, बाकी सारे कहां बने, न्यूक्लियोलस। पहला भी न्यूक्लियस में बनेगा, लेकिन वो न्यूक्लियोलस के बाहर बनेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। 5S आरआरएनए यहां बनता है। बाकी ये न्यूक्लियस के कुछ फंक्शन अपन ने डिस्कस कर लिए। अब क्रोमोसोम है, वो अगले लेक्चर में अपन उसको कवर कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।